चंद महीनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 23 चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने तैयारी की आंच तेज कर दी। कमंडल और मंडल के जरिए अपना एजेंडा भी क्लियर कर दिया। लेकिन कांग्रेस अब भी उलझन के दौर से गुजर रही है। बीजेपी के शब्दों में कहें तो कांग्रेस अटकी भटकी और लटकी नजर आ रही है। पूर्व विधायक अपनी बात रखने के लिए दिल्ली दौड़ भी लगा रहे हैं। 2023 चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का ठीकरा जिम्मेदार नेताओं पर फोड़ा जा रहा है। हार के जो कारक है ना, कारक और कारण, ये दोनों ने जाके समीक्षा करके आ गए। हम लोगों ने कुछ बातों को उठाया तो बात क्या हुई कि पार्टी के फोरम में बात करना चाहिए। पार्टी ने तो फोरम ही नहीं दिया, तो किस पार्टी फोरम में आप बात करोगे। और जो मूल बिंदु थे उनको जब हम लोगों ने उकेरा है, जब बताया है, तो पार्टी से निष्कासन का फरमान जारी हो गया। तो जो भी हम लोगों की बिंदु है उसको हम लोग जाके पार्टी आलाकमान के सामने रखेंगे, पार्टी के नेताओं के सामने रखेंगे। अगर सुन ली गई बात तो अच्छी है, नहीं तो फिर तो लोकसभा चुनाव है। अंतर्कलह और बेहिचक बयानबाजी से बचने के लिए कांग्रेस एक्शन ले रही है। पूर्व विधायकों पर निष्कासन की कार्रवाई हुई, फिर भी अपनी बात रखने कांग्रेस नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी फोरम में बात रखने से कोई आपत्ति नहीं, खुलेआम बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर बम्पर जीत से उत्साहित बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर तंज कस रही है। 4 दिन की सरकार है। एक बड़ा मसला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर दिया है। 18,12,000 लोगों को, गरीब लोगों को, जिनका आवास सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। शीघ्र ही दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी। एक एक बैठकों में एक एक विषय का निर्णय, क्योंकि बहुत सारे चर्चा कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। एक एक बार में एक एक निर्णय होता चलेगा और छोड़ा तो कोई नहीं जाएगा ना। ऐसे थोड़ी जिसके लिए लाठी खाई है कैसे छोड़ेंगे उस बार। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस बार कांग्रेस के लिए पाने को बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, 2019 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 2 सीटें। आदिवासी बाहुल्य बस्तर और कोरबा सीट पर हारी थी बीजेपी। 24 में बीजेपी आदिवासी सीएम फेस के साथ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां अपना एक लक्ष्य तय करती हैं और उसके साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हो जाती हैं। चाहे फिर वो जीत हासिल हो, चाहे हार हो, लेकिन लक्ष्य ये अंतिम नहीं होता। अगले लक्ष्य के लिए फिर से तैयारियां शुरू हो जाती है। यानी कि पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और भी दूसरे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव, उनके लिए भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो प्रत्येक पार्टियां, चाहे फिर वो हार पर मंथन करती हैं या फिर जीत के बाद आत्मविश्वास ना आ जाए, अति आत्मविश्वास ना आ जाए, इसको लेकर भी तैयार रहती है। चलिए, नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है 24 का चैलेंज। 2023 की चुनावी जंग के बाद अब 24 का बिगुल फूंका जाना है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की आंच तेज होने लगी है, लेकिन कांग्रेस में हार पर हाहाकार मचा है। बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप यानी कि 11 की 11 सीटें जीतने के इरादे से उतरेगी। तो इधर अंदरूनी कलह और गहमा गहमी से निपटने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है और किसकी लीडरशिप में कांग्रेस 24 की लड़ाई में उतरने वाली है। आज इस डिबेट में ऐसी कुछ सवालों पर हम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की। नमस्कार लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज़ पर। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और पीसी रथ साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शुरुआत में आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, चुनाव की घड़ी होती है, पार्टियां अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हुए दिखाई देती है, उस मोड में रहती है, चुनावी मोड में। चुनाव खत्म होने के बाद वो मोड खत्म होता हुआ दिखाई देता है। फिर जो पार्टी जीतती है, एक कॉन्फिडेंस की बात से भी ऊपर जाके ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वो कहीं दिखाई देता है उस पार्टी में जो जीतती है। और हारने वाली पार्टी कहीं ना कहीं निराश दिखाई देती है। आने वाले चुनाव के दौरान किस तरह की तैयारियां दोनों पार्टी की होनी चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है सर?
जी, निश्चित रूप से अब चुनाव का आरोपों का दौर खत्म हो चुका है। एक दूसरे पे जो लगातार हमले हो रहे थे वो खत्म हो चुका है और अब जिस पार्टी को मतदाताओं ने चुना है वो अब सरकार बनाए और वायदे पूरा करे, उसका समय है। और साथ ही साथ अगर अपन देखें कि आगे के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों का क्या माहौल है, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दल राष्ट्रीय दल हैं। छत्तीसगढ़ में दो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता आया है, तो लोकसभा चुनाव में भी उन्हें ही एक दूसरे का मुकाबला मुख्य रूप से करना है। तो उसमें उन मुद्दों को लेकर के अपने अपने संगठन की तैयारियों पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन ये स्थिति थोड़ी सी कम दिख रही है। कांग्रेस इलेक्शन के तुरंत बाद से चुनाव परिणाम का इंतजार किए बिना ही अनुशासन को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है और वो वाली बात चूंकि जीत चुकी है भाजपा, तो भाजपा में वैसी बात उस तरह से नहीं दिख रही है और कांग्रेस पूरी तरह से अनुशासन को जो बहसें हैं, जो शिकायतें हैं, उम्मीदवारों की शिकायतें हैं, जो जिले स्तर पर संगठन की शिकायतें हैं, उसको लेकर सुलझाने में लगी हुई है। तो ये स्थिति प्रदेश में चल रही है। अभी लोकसभा चुनाव की ओर मुझे लगता है दोनों राजनीतिक दल उस तरह से सोच नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की जो रणनीति है, जो मुख्यमंत्री का चयन है और सारे मंत्रिमंडल की तैयारी में जो देरी है, वो मुझे लगता है उन सब चीजों को ध्यान में रख के दीर्घकालीन नीतियों के हिसाब से ही होगा, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए ठीक है, अब राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। सबसे पहले लक्ष्मी वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है किस तरह की तैयारियां बीजेपी की अब दिखाई दे रही है, चूंकि आपको एक प्रचंड जीत हासिल हुई है, बम्पर जीत जिसे हम कहते हैं, क्या कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति का शिकार हो जाए पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो? किस तरह की स्थितियां आपको दिखाई दे रही है आगे आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत पार्टी है और हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं। अभी जो स्थिति थी देखे हैं आपके पिछले 2018 के चुनाव में, चाहे कारण जो भी हो, हम विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हमारी पार्टी जो है संगठन स्तर पे किस ढंग से काम की और आज हमने जो एक बड़ा अंतर को पाट के हम और ज्यादा बहुमत से हम यहाँ पे सरकार बनाए हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार जो थी यहाँ पे, उनमें अंतर कलह जो था वो कहीं ना कहीं खुल के नहीं आ रहा था, लेकिन पूरा 5 साल जो अंतर कलह से ही बीता है। क्योंकि आप देखिए, इनके पंचायत मंत्री रहते हुए एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने गरीबों का आवास नहीं बनाया, पेशा कानून को लेके और भी कई तरह की बातों को लेके एक विभाग से इस्तीफा दिया और दूसरे विभाग में वो मंत्री पद पे बने रहे। तो हमारे सत्य प्रकाश जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्या उनका निर्णय सही था? और अगर सही था तो सरकार जो है वो बिल्कुल जो काम, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके उन्होंने बड़ा ब्लेम लगाया था, गरीबों के आवास योजना को, तो ये सत्य को स्वीकारना था सरकार को, और अन्यथा वो झूठ कह रहे हैं थे तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये दोनों चीज नजर नहीं आई और समय जैसे ही चुनाव का आया उसके 3 महीना पहले इन्होंने डिप्टी सीएम के पद पे नवाजा, क्योंकि ये अंतर्द्वंद जो है चल ही रहा था। किस तरह से छत्तीसगढ़ में इन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों से जो वादा किया, उन वादा को पूरा करना बिल्कुल। मैं आपके पास फिर से आऊंगा लक्ष्मी जी। कुर्सी बचाने के लिए, मैं कुर्सी बचाने के लिए जो इनकी लड़ाई दिल्ली तक दौड़ चलती रही और उस रेस में मुख्यमंत्री जी मैं वो सवाल उनके पास ले जा रहा हूं, आपका वो सवाल उनके पास ले जा रहा हूं। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, देखिए हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हार के बाद हाहाकार क्यों? आपको तो डबल मेहनत के साथ जुट जाना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन वो तैयारियां नहीं दिख रही हैं। 15 लोग जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए और ये कहते हैं कि अगर इनकी बात सुनी होती तो शायद हमको जीत हासिल हुई होती। देखिए, अनुशासन नहीं दिखाई दे रहा है पार्टी में। देखिए ललित जी, एक बात मैं बोलूंगा, आपने बोला हार गए, हम हार जरूर गए हैं मगर हम निराश नहीं है, हम हताश नहीं है। देखिए, हम कांग्रेस का वो योद्धा है जो शेर अभी मरा नहीं है, शेर लड़ेगा, उठेगा और लड़ेगा। आपको ललित जी, आप इतने तेज पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा 2003 में क्या हालत थी। हम यही तीनों राज्य हारे थे और 2004 की अगर मैं बात करूं, हमने यूपीए सरकार बनाई थी, किसके नेतृत्व में भाजपा लड़ रही थी? मैं मानता हूं भाजपा में
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता कोई आज तक पैदा नहीं हुआ और हो सकता आगे भी ना हो, संभव ऐसा है। लेकिन सर 2003 के बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल 2003 के नहीं, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ 2003 के बाद फिर आप हारे भी ना, 2008 में भी हारे, उसके बाद वाले चुनाव में भी हारे। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, आपने लोकसभा की बात, इसलिए मैं उस लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं कि हम उठेंगे, लड़ेंगे, अभी आगामी लोकसभा करीब में है। तो वही मैं बोलता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे भारत के नेता हुए जो जननायक टाइप थे, जैसे कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी। बहुत अच्छी बात अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक अपील थी जनता में, एक उनकी मास्टम थी। तो उनके जैसा नेता, उनके नेतृत्व में भाजपा लड़ी थी और फिर भी हम 2004 में सरकार बनाए थे, यूपी की पहली सरकार बनी थी। और अभी की अगर मैं बात करूं, देखिए अभी जो ताजा 3-4 राज्योयों की बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश में थोड़ा हमारा अंतर ज्यादा है बीजेपी को। अगर आप उसके बाद बात करें, राजस्थान में 2.2%, तेलंगाना में हमारे 11% बढ़ता है, छत्तीसगढ़ में मात्र 2.8% का अंतर है। तो ये दिखता है कि हम अभी भी खड़े हैं। नहीं, आप तो वाकई अच्छी बात कह रहे हैं सर। हम लड़ेंगे और फिर से सत्यप्रकाश जी, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जैसे तब, लेकिन आपके नेता समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। मैं आपका जवाब दे रहा हूं, लीडरशिप की बात कर, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। आपने बात की नेताओं की, देखिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए हमारी जो पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, ये एक अलग विषय हो सकता है कि आपको कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। उनको आप विनय जायसवाल जी की बात करिए, उनको मौका दिया गया, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जो भी अनुशासन के तहत जो कार्यवाही होनी चाहिए वो हुई है। तो हर किसी को मौका मिलता है। हाँ, ये इतर बात है कि आपने कहां बोला है। तो पार्टी, चाहे हमारी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सपा, कोई भी पार्टी हो, वो कार्रवाई करती है। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है हर राजनीतिक दलों का। तो उन्होंने अगर कार्रवाई की, हमारी पार्टी ने कार्रवाई की है, तो कुछ देखते हो की होगी। और एक चीज और बोलूंगा, 1-2 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनको अगर पार्टी ने निष्कासित किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई, मर गई। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए थे, तो भी हम खड़े हैं ना। इसका मतलब थोड़ी ना कि बड़ा नेता भी चला गया तो हम हार गए, हमारी पार्टी खत्म हो गई। बूथ स्तर पे हमारा काम होता है, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता काम कर, तभी देखिए हमारी हालत वो नहीं है 10, 12, 15 वाली हमारी नहीं। लेकिन निपटाना होगा, अभी जो कुछ चल रहा है ना पार्टी में, उसको जल्द से जल्द निपटाना होगा। छत्तीसगढ़ में जनता ने, आप तो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं सर। आपकी पार्टी के नेताओं को ये जो भी चल रही हलचल, इसको जल्द से जल्द निपटाना होगा, ताकि आने वाले समय में आप मजबूती के साथ खड़े हो सके। रथ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कौन कितना तैयार है, हम तो ये लगातार इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कहा जाता था कि बस्तर जिसने जीता उसने प्रदेश की सत्ता पर जो है कब्जा जमा लिया। बस्तर भी जीत लिया, आदिवासी सीएम भी बना दिया। लेकिन आपको लगता है कि ये जो फोकस है लोकसभा चुनाव में भी रहेगा, आदिवासी सीएम वर्सेस कौन? तो ये देखिए, दोनों तरफ जातिगत जो है स्थिति और गणित भी जमाना होगा। कांग्रेस और बीजेपी, क्या कुछ देखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से जनता ने बम्पर बहुमत दे करके भाजपा को जिताया है, सरकार का मौका दिया है सरकार बनाने का, और सरगुजा और बस्तर में जिस तरह से अप्रत्याशित जीत मिली है भाजपा को, तो उसका मतलब ये है कि अप्रत्याशित जीत का मतलब ये है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ी है, उस इलाके के लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी है। जो अपेक्षाएं वो कांग्रेस में पूरा होता हुआ नहीं देख पा रहे थे, उसके कारण उन्होंने भाजपा को मौका दिया है। तो उन जिम्मेदारियों को पूरा कितना कर पाती है लोकसभा चुनाव तक के भाजपा की सरकार, ये देखना होगा। जनता उस उम्मीद पर जनता है कि महतारी योजना कितनी लागू होती है, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, तेंदुपत्ता की बढ़ी हुई कीमत मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, धान का 3100 रुपए के हिसाब से पैसा एक ही दिन में मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ये सारे बड़े प्रश्न हैं जिसको लेकर के सरकार को अभी बहुत काम करना है, और इन प्रश्नों को सरकार कितना निपटा पाती है, इन सवालों को कितना हल कर पाती है, उसके ऊपर लोकसभा चुनाव की वोटिंग तय करेगी, और उसके अनुसार लोकसभा चुनाव में सफलता असफलता का नक्शा खींचा जाएगा। जी बिल्कुल। लक्ष्मी जी, वाकई आप जो है लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में सरकार दिखाई दी। हालांकि अभी केवल मुख्यमंत्री और 2 डिप्यूटी सीएम है, लेकिन फिर भी जिस तरह के निर्णय लिए गए हमने देखे, वो निर्णय भी कहीं ना कहीं सरकार को खड़ा करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या फिर दूसरे क्षेत्रों की बात हो। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसे कि रथ साहब कह रहे थे, जो वादे किए आपने आज तक, उनको निभाने की दिशा में क्या कदम है आगे, चाहे फिर वो धान की बात हो? देखिए ललित जी, हमने जो जनता से वादा किया है उसको पूरी तरह से निभाएंगे, और बहुत जल्द ही, अभी पहले हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 18 लाख परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देना था उसको स्वीकृति दे दिए हैं। और उसके बाद फिर हमारा किसान जो अभी धान खरीदी तो चल ही रही है, उनको उनका जो भुगतान एक मुश्त करने की बात हुई थी 25 दिसंबर को,
300 रुपया जो बोनस बाकी था 2 साल का 600 रुपया उनको किसान के सीधे खाते में देने की बात है। और महतारी वंदन योजना जो मोदी जी की गारंटी के साथ हमने बहनों के लिए एक सौगात दिया था, एक सशक्तिकरण की दिशा में जो हमने निर्णय लिया था, उनको बहुत जल्द पूरा करेंगे। और इस प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है। मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में दावे से कहना चाहती हूं कि 11 की 11 सीट ये छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने इस देश में गारंटी के साथ काम किया, इस देश को आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हुई है। हम 5वें स्थान पर आज खड़े हुए हैं। तो आम जो जनता है वो निश्चित रूप से जानती है कि मोदी जी ने किसी चीज को, किसी विजन को हाथ में लिया है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस प्रकार से आज अपना जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और हमारे युवा हैं जो इस प्रदेश के और देश के भी भविष्य है। आज जो समय है वो परिवर्तन का समय है। 33% जो आरक्षण महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आज मोदी जी के द्वारा दिया गया है, भाजपा की सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आज महिला बहनें जो सोच रही है कि हमें मोदी जी जो एक हम महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, उसमें हमें जगह देने की बात कही है। आने वाले समय में जो संवैधानिक संस्था है हमारी, नहीं तो जनता ने जिस तरह से आपको, आपके विचारों को, आपकी रणनीति को और जब आपके वादों को सपोर्ट दिया विधानसभा में, लोकसभा में क्या कुछ मुद्दे होंगे वो भी थोड़े बदल भी सकते हैं। लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सत्यप्रकाश जी, उन्होंने तो आदिवासी सीएम दे दिया। वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या बड़ा मुद्दा है और किस तरह से जनता को लुभाना है। आप किसकी लीडरशिप में लोकसभा के चुनाव में जाएंगे? अभी तक तो ये तय नहीं है, चेहरा ही तय नहीं है। देखिए ललित जी, हमारे लीडरशिप लोकसभा की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है खड़गे जी, तो उनकी लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे। और देखिए मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, यह छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूं। इन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी ने बात किया और आपने भी सवाल किया, अभी तक देखिए गोलमोल सवाल हो गया। कल कैबिनेट की बैठक हुई, छत्तीसगढ़ की महतारी इंतजार में थी कब हमको मिलेगा वो 1000 रुपए। छत्तीसगढ़ की जनता, गरीब जनता इंतजार में थी 500 सिलेंडर कब मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसान इंतजार में थे कि 2 लाख रुपए कर्जा माफी कब होगी। छत्तीसगढ़ के किसान जो बेचने के एकदम मंडी के गेट पे खड़े हैं कि 3100 रुपए कब घोषणा करेंगे, वो नहीं हो पाया है। तो देखिए इन्होंने दिसंबर मंत्रिमंडल हो जाएगी। देखिए मंत्रिमंडल तो बन जान दीजिए, तो ये छलने का पहले से शुरू हो गया। अभी तो मंत्रिमंडल बन जान दीजिए, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो कुछ मैं शुरुआती है कि बाकी घोषणा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ललित जी। ये वो घोषणा है जो दिसंबर में इन्होंने बोला था कि हम दिसंबर से में देंगे। और हमारी देखिए, हमने कर्ज माफी तुरंत की सरकार बनते ही अभी की मैं बात कर लेता हूँ, तेलंगाना में शपथ ग्रहण वाले मंच पे 6 गारंटी पे हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये है कांग्रेस पार्टी। सर देखिए, आपने सत्यप्रकाश जी, हमारी भी तो सरकार सत्यप्रकाश जी, शपथ ग्रहण मंच पे देखिए सत्यप्रकाश जी, जनता ने कुछ सोच समझ के वोटिंग की होगी। उन्होंने 3100 कहा तो आपने 3200 रुपए कहा था, लेकिन 100 रुपए ज्यादा होने के बावजूद आपकी तरफ वोट नहीं आए। ललित जी, मैं जनता ने इनके घोषणा पत्र के आधार पर वोटिंग की है, मैं तो मान रहा हूं ये। और जनता इसी के इंतजार में तो थी कि दिसंबर से मिलेगा। मैं कल का आपको उदाहरण बताता हूं, एक पार्षद कार्यालय में बैठा था, महिलाएं फॉर्म दे रही थी, बोल रही थी दिसंबर से आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। वो वहां पे लाइन लगा खड़ी है, पार्षद से पूछ रही थी कि हमारे को बोला गया था दिसंबर से आएगा, अभी तक नहीं आया। तो जनता ने वही सोच के दिया था, मगर जनता भी थोड़ा सा इनके ऊपर संशय की स्थिति बना रही है कि आपने दिसंबर से बोला अभी तक दिया नहीं। तो देखिए वही मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने, आपने बोले मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ, ठीक बात है, मगर आपने जो चीजें बोली थी कि दिसंबर से देंगे, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। महतारी बंदर की बात कर ली, सिलेंडर की बात कर ली, 3100 धान खरीदी की बात कर लीजिए। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप किसकी लीडरशिप में जाने वाले हैं? क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में जाएंगे? यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखेंगे आप छत्तीसगढ़ का तो कोई चेहरा देंगे ना सामने। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, कोई तो चेहरा छत्तीसगढ़ से सामने आएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन है ये पहले डिक्लेयर कीजिए। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी है। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे दीपक बैज जी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष है तो हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जैसे मैंने बोला, पार्टी एकजुट है। अगर किसी पर कार्रवाई हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म होगी, पार्टी एकजुट है, हम लड़ेंगे, फिर से खड़े होंगे। हम हारे जरूर मगर निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। और सबसे मजबूत बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हम विपक्ष, मजबूत विपक्ष पे खड़े हैं। हम 35 विधायक के साथ मजबूत विपक्ष में, और इनको याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो घोषणा जनता से की हो आपको करनी पड़ेगी।
पड़ेगी, क्योंकि इनका अगर इतिहास उठा के देखिए 2 करोड़ बिल्कुल, रोजगार, मैं 100 दिन में चाहती हूँ महंगाई, सकारात्मक 2022 तक में भूमिका में किसानों को आय अगर दुगनी विपक्ष की करेंगे, भूमिका ये सब लक्ष्मी जी, चीजें उन्होंने बोला। लक्ष्मी जी, और बेहतर यहाँ की होगी। बात कर लीजिए, जिस 270 प्रकार मूल्य, से 300 रुपए जी, सत्यप्रकाश जी। आदिवासी परिवार के लक्ष्मी जी कुछ कह रहे हैं। इतिहास उठा के देखे तो बोलते हैं पर करते नहीं है। तो मगर इस पर मजबूत विपक्ष इनको याद दिलाता रहेगा कि आपको ये काम करने पड़ेंगे, आपने जो जनता से वादा किया निभाने पड़ेंगे। मजबूत विपक्ष की भूमिका क्या होती है हम इनको सिखाएंगे, हम इनको बताएंगे। तो देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता ने भरोसा जताया तो उसमें वो करना चाहिए। दिसंबर से क्यों नहीं दिया? अरे लक्ष्मी जी, आपको अगर वही बोल रहा हूँ, जनता भी सवाल कर रही है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अभी नहीं, चलिए सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी, आपका एजेंडा क्या होगा? लक्ष्मी जी, आपका एजेंडा क्या होगा आने वाले चुनाव के लिए? आपका एजेंडा क्या होगा? मैं विपक्ष के नाते आपसे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं जनता की आवाज आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता ये बोल रही है बतानी कब से मिलेगा, सिलेंडर कब से मिलेगा, किसान बोले कब से मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं, तो लोकसभा में तो कश्मीर की बात की होगी, राम मंदिर की भी बात होगी। सवाल किया, ये दिक्कत हो गई है। ये अभी से सिर्फ और सिर्फ सवाल कोई करेगा तो उसकी आवाज दबा दी चलिए जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रथ साहब, आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे कुछ अलग हो सकते हैं। ये बात आपने सही की कि जो वादे किए उनको निभाना बहुत जरूरी है, वही जनता देखेगी, क्योंकि उसी से अट्रैक्ट होकर जनता ने वोटिंग की है। कांग्रेस की तरफ भी ये देखा जाएगा कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, वो उन बातों पर अड़ंगा लगा रहे हैं कि नहीं जो गलत चीजें हो रही हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से क्या अलग मुद्दे सामने आ सकते हैं, आपको लगता है? जी देखिए, पिछले अगर अपन 2018-19 का चुनाव देखें तो उस समय जो हुआ था कि विधानसभा में तो बड़े पैमाने पर 72 सीटों के साथ कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई थी, लेकिन लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें जो है वो मुश्किल से कांग्रेस सीट बचा पाई थी और ज्यादातर सीटें जो है वो भाजपा ले गई थी। लोकसभा के मुद्दे उस समय भी अलग थे, अभी भी अलग होंगे, लेकिन जनता को जो तत्काल जो वायदे पूरे अगर नहीं होते हैं तो उसको लेकर के जनता तो अभी ताजा उसके स्मरण में रहेगा। उसको भुलाना मुश्किल होगा कि ये वायदे मुझे किए गए थे जिसके आधार पे मैंने राज्य में सरकार बनाया और वो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो लोकसभा चुनाव में फर्क पता चलेगा। अभी मैं देख रहा था, खबरें देख रहा था कि कहीं कोई धार्मिक यात्राओं पे बस्तर के बहुत सारे आदिवासियों को ले जाया जा रहा है, कहीं वो बनारस जा रहे हैं, कहीं अयोध्या जा रहे हैं, और आगे फिर जनवरी फरवरी की स्कीमें चल रही हैं कि दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। तो ये मुद्दे बनाने की कोशिशें राजनीतिक दल पहले से करना शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर हमारे देश की मासूम जनता जो है वो वोट कर देती है, तो उस आधार पे होगा। लेकिन मुझे लगता है ये इतना सामान्य नहीं होगा, और जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट का एक जनता को चस्का लगा है, तो उसको जनता भूलेगी नहीं और अपने फायदे के मुद्दों को पूरा होने का इंतजार जरूर करेगी और उसके हिसाब से ही फैसले लेगी। मतलब जनता अपने फायदे के मुद्दे भी देखती है, लोकल बेनिफिट्स भी देखती है, फिर राष्ट्रीय बात होती है। लक्ष्मी जी, एक अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, किस तरह का एजेंडा होगा? जिस तरह की बात रथ साहब कह रहे हैं, जो है ध्रुवीकरण की बात हो, फिर या सनातन की बात हो, राम मंदिर का एजेंडा हो, या फिर दूसरी चीज़ें जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से आप हमेशा गिनाते आए हैं, बीजेपी हमेशा गिनाते आई है, चाहे फिर वो जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, किस तरह का एजेंडा आपका रहेगा? देखिए ललित जी, ये एजेंडा जो सनातन संस्कृति से जुड़ा है, ये हमारे एजेंडे में शुरू से शामिल है, लेकिन इस प्रदेश की विकास और जनता से किए गए वादे को हम पूरा करते हुए, उनके हित में काम करते हुए, अभी 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा जो उनको लाभ देना है वो निर्णय लेके हम जनता के बीच जाएंगे और आने वाले समय में जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने हमें जनमत दिया है, उनके सारे वादे पूरे करेंगे। ये विश्वास मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल से आम जनता को दिलाना चाहती हूँ। विष्णुदेव साय जी जो अनुसूचित जनजाति के नेता हैं और आज प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, जिनके आरक्षण की बात हमने 32% की थी, विशेष योजना बना के उन दोनों क्षेत्र को, चाहे सरगुजा बस्तर को, हम विशेष रूप से समय कम है। एक आखिरी कमेंट सत्यप्रकाश जी आपसे भी, समझ गया मैं लक्ष्मी जी। सत्यप्रकाश जी, आखिरी कमेंट देखिए, आपके उन तमाम मुद्दों को, चाहे भी राजनीति वाला मुद्दा हो, राजनीतिक गणना का जो मुद्दा हो, जाति गणना का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को जो है बीजेपी ने बदल दिया है राष्ट्रीय मुद्दों पर।
आप क्या करने वाले हैं ये बताइए, क्योंकि आपके यहाँ अभी हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको निपटा के आपको लोकसभा चुनाव की ओर ध्यान देना है और उन मुद्दों को फिर से लाना है जिनको आप सोचते हैं कि बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। देखिए ललित जी, जैसे आपने बोला जाति जनगणना, देखिए ये वही बीजेपी जो जाति गणना के खिलाफ रहती है और यहाँ पे आदिवासी चेहरा रहती है। तो देखिए यही दिखता है कि आदिवासी चेहरा तो आपने दे दिया, तो जाति जनगणना से क्या दिक्कत है? सिर्फ चेहरा देने मात्र से नहीं होता ना, आपने पॉजिटिव काम क्या कमेंट किया चाहिए है? मुझे सर। उसके आधार पे जनता सोचती है ना आपने काम क्या बीजेपी किया ने क्या देखिए, किया एक छोड़ महत्वपूर्ण दीजिए चीज मैं सर। बोलूंगा, आपने बोला क्या जी। मुद्दे रहेंगे, कांग्रेस क्या करने लोकसभा वाली? की बात करो। देखिए ललित जी, आपने लोकसभा की बात की, तो देखिए लोकसभा मुद्दे अलग हो गए। यहाँ हम सरकार में थे, लोकसभा में जो जनता खुद इनसे सवाल कर रही है, जैसे मैंने बोला महंगाई इन्होंने बात की थी, बेरोजगारी की बात की, 2 करोड़ रोजगार की बात की, तो जनता खुद इनसे सवाल कर रही है कि हमारी रोजगार कहाँ है। ठीक हमारे है, आपने जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, काला धन की होती है, जनता खुद बोल रही है ना। बिल्कुल, तो हम आपके जनता नेता की आवाज और उठा बड़े रहे हैं नेता और यही उठाते बात रहेंगे। सोचे, जनता हम इनसे सोच रहे हैं त्रस्त कि है। हार कोई बड़ी चीज नहीं है, जीत हासिल हो सकती है। लोकसभा चुनाव आपके सामने है तो चुनौतियां भी बहुत सारी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी, आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी, और रस आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन 24 का चैलेंज अभी बाकी है। पार्टियां जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर अब फोकस करने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। आने वाला समय बताएगा कि मुद्दे किस तरह से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। खबरों का सिलसिला आपको पता ही है, लगातार चलता रहेगा।